आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम 90 दिन बाद होने वाला है बिहार बोर्ड का। तो दोस्तों, यदि आप तैयार नहीं हैं, यदि आप पूरा साल सिलेबस नहीं पढ़े हैं, तो आप घबराइए मत, आप अच्छा नंबर से पास करिएगा। आप मेरे हर इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो रहेगा आप उसको देख लीजिएगा, आपका अच्छा नंबर हो जाएगा। दूसरा बात, यदि आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, इसमें हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप वहाँ खरीदिएगा, जो भी आपको 800, 1000 रुपया, 1500, जो कुछ भी आपको देना होगा, आप उस पैड को एक बार उस बैच को खरीद लीजिएगा, एक बार मेरे इस बैच को पढ़ लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। उससे ना ही होगा तो उससे बेहतर से बेहतर हम आपको इस प्लेलिस्ट में देंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यह आपके लिए है। हम 2026 में क्लास 12th और 10th ये आप देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है उजाला बैच। दोस्तों, ये 2026 के मतलब कि 2026 में हम पूरा एक प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। जो भी बच्चा जो नहीं पढ़ना चाहता है, जिसके पास फ़ोन रिचार्ज करने का पैसा है, ट्यूशन पेड करने का पैसा नहीं है, वो भी पढ़ सकता है। तो आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए हम आपको, ये हमारा डे 1 है, ठीक है ना साथियों, डे 1 है, ये इतिहास का है। अब हम उसके बाद फिर साइंस का लेके आएंगे, फिर हिंदी का लेके आएंगे, ऐसे करके ले आएंगे आपका सब। ठीक है ना, इंग्लिश का नहीं लेके आएंगे, कारण क्या है दोस्तों नो। दूसरा बात, इंग्लिश नहीं लेके आएंगे ना, क्योंकि इंग्लिश का कोई एग्जाम में पूछता ना है, इसीलिए। तो आप ये विषय पढ़ लीजिएगा, 5 हो जाएगा, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, ठीक है ना, और सोशल साइंस। चलिए, हमारा डे 1 है, शुरू करते हैं हम सामाजिक विज्ञान से यानी एसएसटी से। एसएसटी में इतिहास से शुरू करते हैं। उसके बाद जब इतिहास कर देंगे तो आपको हम भूगोल करवाएंगे, फिर राजनीति शास्त्र कराएंगे, फिर अर्थशास्त्र कराएंगे, ऐसे करते हुए कराएंगे ताकि सब कवर हो जाएगा। चलिए, हमारा चैप्टर 1 है। यदि आप क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप प्लेलिस्ट पे सर्च कर लीजिएगा, उजाला बैच है, प्लेलिस्ट में उजाला बैच, आप इसमें जाकर पढ़ लीजिएगा। हम इतिहास का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, मेरा पर्सनल अनुभव है, हम एग्ज़ाम देकर आए हैं खुद। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पे कॉल करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हम। इतिहास की दुनिया, हमारा समरी तथ्य। देखिए, आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा समरी तथ्य यहाँ तक, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बताएंगे ना, तड़ मारिएगा। ठीक है ना, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। डे 1 है हमारा। चलिए दोस्त, कह रहा है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। बिस्मार्क दोस्त है जो यह है ना, ये 1864 में ना स्लेस्विग और ऑस्ट्रिया के राज्यों के मुद्दे को लेकर, मतलब कि इसको एक बहाना मिल गया, स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्य, इसको लेकर ना, इन दोनों मुद्दे को लेकर ना डेनमार्क पे आक्रमण कर दिया। कौन किया, हमला किया था? तो बिस्मार्क किया था। ठीक है ना। ठीक है, बिस्मार्क किसके साथ मिलकर किया था? तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। किस पे किया था? तो भाई डेनमार्क पे आक्रमण किया था। अच्छा, किस बात को लेकर था? स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों के बातों को लेकर, मतलब कि इसके मुद्दे को लेकर उस पर हमला कर दिया था डेनमार्क पर, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ में मिल के। ठीक है ना, किधर गया? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल में ही हो चुका था। ये प्रश्न देखिए कैसे पूछता है कि राष्ट्रवाद की भावना का जागरण किस काल में हो चुका था? तो भाई साहब, पुनः जागरण काल में होता है। एक बात आपको बताना चाहते हैं, यहाँ से ये जो है ना भाई साहब, यूरोप में एक देश है फ्रांस, उसी देश में ना ये राष्ट्रवाद की भावना जगा था। किस में? तो भाई साहब, फ्रांस देश में।
फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रासा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण होता है। नेतृत्व में इसका होता है देख रेख, उसके अंडर में, ठीक है ना। तो भाई साहब प्रासा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था, ठीक है ना। इसके देख रेख में जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि एकीकरण क्या है। देखिए मेरे बात को ध्यान से, ये आपका एक डिब्बा हो गया, ठीक है ना। और इस डिब्बे में हम छोटा छोटा एथी कर दिए, जगह है, ठीक है ना। एक और हम डिब्बा ले लिए, ठीक। और इस पूरे डिब्बे को ना ब्रदर हम पूरा ऐसी कर दिए, रंग दिए। क्या किए? पूरा इसको हम रंग दिए। देखिए इस मान लीजिए पूरा हम इस डिब्बा को मिलाइए दिए, ठीक। तो एक बात बताइए, जो इसमें आपका छोटे छोटे राज्य है, इसमें तो आपको नहीं दिख रहा है, यानी सब मिल गया एक में ना। तो यानी जर्मनी आपका पहले ऐसा था, ठीक है ना, छोटे छोटे राज्य में टूटा हुआ था, वो पूरा एक साथ मिल के नहीं था। लेकिन भाई साहब बिस्मार्क यानी ऑस्ट्रिया का प्रासा के चांसलर बिस्मार्क क्या किया? जर्मनी को एकीकरण किया था, उसके देख रेख में हुआ था, ठीक है ना। सबको मिला दिया, यानी छोटे छोटे राज्य को एक में करके एक बड़ा सा राष्ट्र जर्मनी बना दिया। जिस तरह से हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 565 रियासतें थी ना, मतलब छोटे छोटे राज्य थे ना 565 को। तो क्या किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? सबको मिला दिए एक में। इसी तरह से ये बिस्मार्क भी क्या किया था? सबको मिला दिया है। आज ना आप देखते हैं ना इतना बड़ा देश भारत, अगर उस समय नहीं मिलाते ना तो फिर आपको ये जो आपका हैदराबाद दिख रहा है ना, ये हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने वाला था। तो भाई साहब बताइए, जो आपका आंध्र प्रदेश राजधानी है ये फिलहाल हैदराबाद है, तेलंगाना है, ये सब जो एरिया है ये पाकिस्तान में जब चल जाता तो आपको क्या लगता है? ये अलग देश रहता। आप बताइए, कोई जिस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के बीचों बीच देखिएगा एक छोटा सा देश है, वो अलगे देश है और चारों तरफ साउथ अफ्रीका है। आप सोच सकते हैं उस देश के लोग मतलब अजीब सा लगता होगा, यानी भागेंगे भी नहीं तो दूसरे के देश में चले जाएंगे, कोई ऑप्शन ही ना है। तो इस तरह से ये क्या बिस्मार्क ना प्रासा के चांसलर था बिस्मार्क, किसको बना दिया था भाई साहब? जर्मनी को एक करके सबको मिला दिया था, जर्मनी को, ठीक है ना। अगला पॉइंट कर रहा है कि जीत के बाद स्लेस्विग प्रासा का अधीन हो गया और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। यानी जब जीत हुआ ना तो जो स्लेस्विग का राज्य है ना ये किसको मिल गया? तो भाई साहब प्रासा को मिल गया। किसको मिल गया? प्रासा को मिल गया। और जो ऑस्ट्रिया है ना है वो भाई साहब हॉल्स्टीन जो राज्य है ये ऑस्ट्रिया को मिल गया। जैसे देखिए दो गो प्रांत है, एक देखिए दो गो प्रांत है आपका, एक ये है और एक ये है, ठीक। इस प्रांत का नाम हम रखते हैं स्लेस्विग, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? स्लेस्विग। और इसका नाम रखते हैं हॉल्स्टीन। तो भाई साहब जब जीत हुआ था ना तो ये जो आपका स्लेस्विग है ना, ये वाला स्लेस्विग ये प्रासा को मिल गया। ये जो हॉल्स्टीन है ना ये किसको मिल गया? तो ऑस्ट्रिया को मिल गया। करे गणतंत्र या प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है। गणतंत्र या प्रजातंत्र बतिया सेम है, यानी प्रजातंत्र रहेगा तो भाई साहब लोग अपने मन से अपना नेता चुनेंगे, ठीक है ना। और गणतंत्र रहेगा तो लोग अपने मन से नेता चुनेंगे। गणतंत्र या प्रजातंत्र दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन है। अगला पॉइंट कर रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बूर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। यानी देखिए जुलाई में 1830 ईस्वी में जुलाई के महीना में फ्रांस में ना क्रांति हुआ, ठीक है ना। जब ये क्रांति हुआ ना तो लोग इस यहाँ पर एक शासन था बूर्बो राजवंश। क्या था? बूर्बो राजवंश। इस बूर्बो राजवंश को ना लोग उखाड़ फेंके, ठीक है ना, हटा दिया गया इसको 1830 क्रांति के जुलाई क्रांति में। अगला पॉइंट कर रहा है कि 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर एमानुएल जैसे शासक ने योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। यानी इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। तो इटली का एकीकरण जैसे आपको हम बताया था जर्मनी के एकीकरण हुआ था, उसी तरह से इटली का एकीकरण भी हुआ था। यानी छोटे छोटे राज्य में इटली भी बिखरा था, इसको भी मिला दिया गया। तो के मिलाया था इसको मिलाने में? मेजनी था, काबूर था, गैरिबल्डी था, ठीक है ना। ये सब नेताएं थे जो कि बनाए थे इटली को, ठीक है ना। राष्ट्रवादी नेता और विक्टर एमानुएल से शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। देखिए ये जो आपका गैरिबल्डी था ना दोस्त, ये पेशे से नाविक था। जैसे ये क्या हुआ ना, इसको ना जब ये दक्षिण अभियान जीत गया था, इटली का दक्षिण हिस्सा जीता था ना, तो ये क्या किया था ना, इसको ना बोला था कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन ये राजा नहीं बना।
ई ना अपना सब संपत्ति जितना था ना गैरिबल्डी का संपत्ति, सब संपत्ति सब दिया राष्ट्र को और एक किसान की तरह ज़िंदगी जीने लगा। सोच लीजिए, बोला कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब संपत्ति ले लो और हमको ज़िंदगी आराम से जीने दो, ये किसान की तरह ज़िंदगी जीने लगा। तो भाई साहब आप लाला लाजपत राय आपका भारत में ना इसके जीवनी लिखे थे, ठीक है ना। देखिए करेक्ट हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीन आदि ने जन्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखिए इटली का एकीकरण में कौन कौन साथ दिया था मेजनी, काबूर, गैरिबल्डी और विक्टर इमैनुअल ये लोग। और जर्मनी के राष्ट्र को बढ़ावा कौन को दिया था हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीन, ये सब क्या थे जर्मन राष्ट्र को बढ़ावा दिए थे। देखिए अगला पॉइंट करें कि ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त है। जो पूरा ईसाई जगत है ना यानी पूरा ईसाई धर्म था ना ये दो भागों में विभक्त है, पहले ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च। अगला पॉइंट कर रहा है कि रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे, ठीक है ना। रूस और यूनान के लोग किस चर्च को मानते थे तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। भाई साहब आपका पूरा ईसाई जगत दो गो भाग में विभक्त है, पहले का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च। तो भाई साहब ये जो आपका रूस और यूनान था ना ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाला था। अगला पॉइंट करें कि फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। फ्रांस में 1700 जब क्रांति हुआ था तो उस समय लोग क्या किए थे, जुलाई क्रांति में बुर्बो राजवंश से ख़त्म कर दिए थे ना। तो फिर जब वियना कांग्रेस हुआ ना तो इस कांग्रेस के तहत ना फ्रांस में ना फिर से वियना फिर से बुर्बो वंश का स्थापना किया गया, यानी फिर से बुर्बो वंश को लाया गया। कैसे भाई साहब ये जो आपका वियना कांग्रेस हुआ था ना ये इसलिए हुआ था जो ये नेपोलियन था ना आपका ना, ये नेपोलियन ना जब जीतता था ना तो ये सबको कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता था। तो इस वियना कांग्रेस के मुताबिक ना क्या किया ना ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने बोला ना कि भाई साहब सबको एक जैसे मिलाओ, यानी जो नेपोलियन के आने से पहले जो जैसे था ना आप उसको वैसे लेके आओ, यानी राजतंत्र था तो राजतंत्र लेके आओ। इसीलिए इस जो कांग्रेस है वियना कांग्रेस इसको स्थापना किया गया था। इसके तहत बुर्बो को दोबारा से शासन में लाया गया। देखिए मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, ठीक है ना। मेजनी का संबंध क्या था, कार्बोनारी संगठन से था। देखो ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध था। अच्छा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक राज्य बने, एक देश बने, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे भागों में टूटा था इसलिए नहीं चाहते थे ऑस्ट्रिया। अगला पॉइंट करें काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, ठीक है ना। विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था भाई साहब तो काउंट काबूर को बनाया था। गैरिबाल्डी के पेशे से क्या था, नाविक था, क्या था, नाविक था गैरिबाल्डी। अगला पॉइंट करा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था तो भाई साहब नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए व्यापारियों की एक संस्था जाल वेरिन भी थी। व्यापारियों की एक संस्था का नाम क्या था, जाल वेरिन। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है ना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क किया था। अगला पॉइंट करा है कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला पॉइंट कर रहा है कि सेडॉन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। जो सेडॉन का युद्ध हुआ था ना तो एक का तो भाई साहब पतन हुआ था और दूसरा जो शक्ति था जर्मनी उसका जन्म हुआ था। सेडॉन का युद्ध प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है ना। किसके बीच में हुआ था, प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट कर रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पुरातन युग का अंत कर दिया गया है। अगला पॉइंट कर रहा है कि वेटिकन सिटी का राजमहल जहां पोप रहते थे वह इटली के प्रभाव से बचा रहा। यानी जो इटली भाई साहब ये कौन सा, ये जो आपका पोप है ना ये वाला छोटा सा वेटिकन सिटी है वहीं पर है। उसमें वहाँ ईसाई धर्म के ना जितने भी मतलब एथी होते हैं ना मेट पूजा पाठ करने वाला वो लोग रहते हैं, पोप में रहते हैं वेटिकन सिटी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक
ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। यूनान एक राष्ट्र बन गया ना, तो भाई साहब बेबेरिया के शासक को ओटो जो था ना उसको वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ये है बुडापेस्ट। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। अगला पॉइंट करेंगे वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अगला पॉइंट करें कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है ना। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक ने किया था। देखिए हम आपसे बताए थे ना कि भाई साहब ये जो गैरीबल्डी था ये अपना क्या किया था? पूरा संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया था। तो लाला लाजपत राय भारत में गैरीबल्डी की जीवनी लिखे थे उससे प्रभावित होकर। मतलब एक व्यक्ति को राजा का पद दिया गया, राजा का पद छोड़ दिया, वो सिर्फ अपना सब कुछ त्याग के एक किसान बन गया। जर्मनी का एकीकरण प्रासा के नेतृत्व में हुआ था। प्रासा के शासक विलियम ने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। ठीक है ना। विशाल कह रहे हैं बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? तो हीगेल के विचार से प्रभावित था। दोस्त ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 ख़त्म कर दिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रदर्स इधर बहुत गर्मी लग रहा है। पंखा हम बुता है तो पंखा हमको चालू करके थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद आपको हम यहाँ से कोशिश करेंगे चालू करने के लिए, ना तो हम यही से चालू करेंगे। कारण क्या है ना कि आप प्रतिदिन हम आपको होमवर्क देंगे। डे 1 ये है, फिर डे 2 ऐसे करते करते आपको जनवरी तक हम करवाएंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मज़ा ही मज़ा हो जाएगा। बीच में हम आपको 10 से 20 तारीख के बीच में हम गांव पे नहीं रहेंगे, जिसके चलते हम आपको क्लास नहीं करा पाएंगे। कारण क्या है ना ब्रदर कि हम कैंप में जाने वाले हैं, एनसीसी कैडेट हैं हम, तो हमको कैंप में जाना पड़ता है। तो जिसके चलते हम कैंप में जाएंगे ना, जिसके चलते नहीं करा पाएंगे, तो इसे हम आपको कंटिन्यू आएंगे ना 21 तारीख से, यानी कंटिन्यू कराएंगे, इसमें कोई शक ना है। ठीक है ना। यकीन करिएगा आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है। थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलो साथियों हम ब्रेक ले लिए, अब अपना काम शुरू करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लिए हैं, थोड़ा सा गर्मी खत्म, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आप पंखा तो चालू कर लीजिए। यदि हम पंखा चालू करेंगे तो पंखा का आवाज़ आपके माइक में जाएगा और आपको परेशानी होगी और आपको अच्छा ना लगेगा। ठीक है ना। इसीलिए हम आपको नहीं हम चालू करें, कोई दिक्कत नहीं। और 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम चैप्टर 2 को देखते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए पॉइंट नंबर 1 कर रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। पहला मार्क्सवाद से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात का समाज। यानी भाई साहब ने जो देखिए समाजवाद का विभाजन 2 भागों में किया गया, यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। कहने का मतलब ये है कि आप अगर क्लास 12 में चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो पढ़वे करते हैं फिक्स है, लेकिन उससे पहले जो आया था सभ्यता एक और थी। ठीक है ना। उसके सभ्यता में थोड़ा सा भी जानते हैं। तो इसी तरह से ये है कि भाई साहब ये जो कार्ल मार्क्स था ना, यानी उसके पहले के जो समाजवाद था कैसा था, उसके बाद का समाजवाद था कैसा था, यानी 2 भागों में विभक्त है। अगला पॉइंट करें कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। जर्मनी में राइन प्रांत ट्रिगर नामक एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है ना। जर्मनी में हुआ था। प्रांत का क्या नाम था? राइन प्रांत था। ठीक है। ट्रिगर नगर का नाम था ट्रिगर। वहीं पर इसका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कर अगला पॉइंट कि कार्ल मार्क्स ने एंजिलस के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक। ये भाई साहब एंजिलस के साथ मिलकर 1848 में एक घोषणा पत्र निकाला था। कौन? तो कार्ल मार्क्स। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक बुक की यानी पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है।
ठीक है ना। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो भाई साहब दास कैपिटल को कहा जाता है। इसको दास कैपिटल को किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कब लिखा था, 1867 ईस्वी में लिखा था। अगला पॉइंट कर रहा है कि 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये प्रश्न पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। अगला पॉइंट कर रहा है कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनवे राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। देखिए 1917 ईस्वी में जो 1917 ईस्वी से पहले जो था ना भाई साहब, पूर्व यानी रूस में रोमनवे राजवंश का शासन था। ठीक है ना। इस समय जब ये रोमनवे राजवंश का शासन था, तो उस समय सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जार, जार और जार। अगला पॉइंट करा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। पहला विश्व युद्ध कब चला था, तो 1814 से लेके 1918 से। यही जो युद्ध चला था ना, तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने डिसाइड किया ना कि भारत में एक यूटीसी नामक संस्था बनाते हैं, जो कि सेना की कमी पड़ेगा ना तो उसको भेजा जाएगा। लेकिन ये दोस्त, ये जो आपका है ना, ये यूटीसी जो संस्था थे ना, ये नहीं उस पर उतर पाई। तो जब फिर उसके बाद इसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया। जो जब देश आज़ाद हुआ ना, तो इसको एनसीसी के रूप में पंडित हृदयनाथ कुंजरी के समिति के अध्ययन से एनसीसी की स्थापना किया गया भारत में। ठीक है ना। तो उसी संस्था में हम हैं। ये फौज की संस्था है, भारतीय सेना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अगला पॉइंट कर रहा है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा की। देखिए एक प्रश्न लेनिन से याद पड़ रहा है। ये जो थे ना भगत सिंह, हम पिक्चर देख रहे थे 23 मार्च यूट्यूब पर है। तो उसमें जब भगत सिंह को फांसी पर लटकाने के लिए जब ले जाया जाता है ना, तो उस समय वो पुस्तक पढ़ रहे थे, मूवी में दिखाया है, पुस्तक पढ़ रहे थे। तो जब वो बोला ना जेलर कि चलो अब तुम्हारा टाइम हो गया, तो बोले न भगत सिंह बोले ना कि रुक जाओ थोड़ा सा, लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के विचारों से मिल रहा था। चलो अगर तुम इसको भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर अगले जन्म में पढ़ लेंगे। तो उनके हाथ में लास्ट किताब थी, यही थी, पढ़ रहे थे लेनिन के बारे में। ठीक है ना। अगला पॉइंट करें कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। अगला पॉइंट करें कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ठीक है ना। दास प्रथा का अंत रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट करें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में होता है। ठीक है ना। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर होता है, तो रूस में होता है। साम्यवादी शासन मतलब कैसे काम करता है, ये इस्तेमाल कहाँ किया गया था, पहले में रूस में किया गया था। अगला पॉइंट कर रहा है कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है ना। अगला पॉइंट कर रहा है कि वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की अनुपम रचना है। वार एंड पीस की रचना किसने की थी, तो लियो टोल्स्टॉय। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछना है, वार एंड पीस की रचना किसने किया था, लियो टोल्स्टॉय। अगला पॉइंट करेंगे लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, स्टालिन ने किया था। अगला पॉइंट कर रहा है कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। अगला पॉइंट कर रहा है कि रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक था। ठीक है ना। जब रूस में क्रांति हुआ था उस समय के राजा कौन था, तो निकोलस था, निकोलस द्वितीय था। अब ये आप बोले कि जार कहाँ नहीं बोले, तो आपको पता है सम्राट को जार बोलते थे रूस में। तो भाई साहब यानी जार निकोलस द्वितीय का वहाँ पर शासक था उस समय। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। अगला पॉइंट कर रहा है रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। अगला पॉइंट कर रहा है निवासी मतलब रहने वाला था। ठीक है ना, ब्रिटेन का था रॉबर्ट ओवन। अगला पॉइंट कर रहा है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। रूसी गुप्त पुलिस संगठन का नाम चेका था। ठीक है ना। रूसी गुप्त पुलिस संगठन का नाम क्या था, चेका था। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया दोस्त। ठीक है ना। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और ये आपका है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। तब तक अलविदा, टेक केयर। आपको बात बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं भविष्य में नहीं रोए तो आप पढ़िए अभी से।
कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपका समय है आप उसमें एकदम गुलाम की तरह मेहनत कीजिए। देखिएगा जब आप निकलिएगा बाहर ना, लोग आपको सुनने के लिए लाइन में खड़े हो गए। कहने का मतलब ये है ब्रदर, आपका एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी फरवरी में होगा, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप घूमने के लिए क्यों जा रहे हैं? आप एक समय बना लीजिए कि इतना दिन हमको घूमना है, हमको इतना दिन पढ़ना है। आप प्रतिदिन पढ़िए, आप मत पढ़िए घर पे, मानते हैं। सिर्फ आप 20 दिन मेरा वीडियो देखिए, 21 दिन मेरा वीडियो देखिए, आपको ऑटोमेटिक पढ़ने के लिए मन कर देगा। आप अभी नहीं जगिएगा तो मत जगिए, ये आपका मर्जी है। बाद में आपको अफसोस होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।